गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में ये बताया कि माह नवंबर में उसके दौरान वसूलियों में पिछले साल की निस्बत 35%, जबकि 5 माह के दौरान 37% इजाफा हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स कलेक्शन में इजाफे पर FBR की टीम को मुबारकबाद भी पेश की है और ये भी कहा है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टैक्स वसूल किया जा रहा है। अब सवाल ये कि टैक्स कलेक्शन में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन ये टैक्स क्या अवाम पर खर्च हो रहा है? क्या ये टैक्स कलेक्ट होने के बाद, इसमें कामयाबी हासिल करने के बाद जो अवाम है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, क्या उनको इस टैक्स कलेक्शन का फ़ायदा हो रहा है? और सिर्फ या तो ये हो रहा है कि IMF की किस्तें पूरी हो रही हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं देख रहे कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जा रहा है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर मुबारक साहब ने। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुजात साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं इस टैक्स कलेक्शन में इजाफे का, इसका फ़ायदा किसे पहुँच रहा है, आप क्या समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन पिछले साल तकरीबन 4,732 अरब रुपए था, जो कि हिस्टोरिक टैक्स कलेक्शन खुद खान साहब ने कहा। लेकिन जब हम उसकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो और उसको कंपेयर करते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक से, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, जो कि तकरीबन कुछ 60-65% बनती है, और जो हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 35% है। जबकि पूरी दुनिया में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यानी कि इनकम के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जो कि 65% 70% तक होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि अशिया और खिदमात पर होते हैं, जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसके ऊपर कम होते हैं। और पिछले साल बिलखुसूस अगर देखा जाए तो खान साहब ने तो बहुत काफ़ी उसकी तारीफ की है FBR की, लेकिन मेरा ख्याल है FBR की तारीफ से ज़्यादा आपको क्रेडिट करेंसी की डिवैल्यूएशन को देना होगा। क्योंकि अगर आप ब्रेकअप देखें टैक्स कलेक्शन का, तो वहाँ पे जो इम्पोर्ट्स के जो हमारी इम्पोर्ट कलेक्शन थी, यानी कि जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं और उसके ऊपर जो कलेक्शन होती है, वो हमारी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है। उसकी वजह क्या थी? करेंसी हमारी डीवैल्यू हुई, इम्पोर्ट की प्राइसेस, इम्पोर्ट की वैल्यूज बढ़ गई, तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो पाकिस्तान की पिछले साल भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई तकरीबन 12.5% से कम होके 10% तक आ गया है। इसका मतलब ये कि जो लोग टैक्स देने वाले थे या जो टैक्स नेट में लोग आने के बजाय वो टैक्स नेट से लोग निकल रहे हैं। तो और इस साल भी मैं, अगर आप आगे मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज नज़र आ रही हैं, उसमें भी पाकिस्तान IMF जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। पेट्रोलियम लेवी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपके इस यूटिलिटी की सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, यूटिलिटी प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं। इसके अलावा साथ में जो गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी मेजर ली है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दी है। तो ये शुजात मुबारक साहब, इनडायरेक्ट टैक्सेस की आप जो बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई में इजाफा नहीं बल्कि महंगाई का एक तूफान आएगा, और स्पेशली यूटिलिटी प्राइसेस जो कि जिसपे गैस और बिजली की प्राइसेस हैं उसके ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली IMF ने ये कहा है कि आप इनकी प्राइसेस को बढ़ाएं, मतलब यहाँ पे सब्सिडीज कम करें। तो जब आपकी ये एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, पेट्रोलियम की प्राइसेस पहले ही पाकिस्तान की बुलंद सतह पर मौजूद है, तो इससे आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो मॉनेटरी मेजर दिया गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, पॉलिसी रेट बढ़ाया गया, वहां से कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपकी बढ़ेगी। तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आपका बहुत हद तक बढ़ जाएगा, और जो कि मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर हम IMF की शराइत पर अमल करने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाते हैं तो इसकी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तासुर दिया जाता है, एक तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि IMF की शराइत पर अमल करने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए, IMF की जो सबसे बुनियादी शर्त होती है, आप IMF के लिए किसी भी मुल्क में उसकी नेगोशिएशन देख लें, वो फिस्कल डेफिसिट को फोकस करता है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होना चाहिए। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हद तक जो है वो कर्टेल नहीं कर पा रहा, तो IMF सबसे पहले IMF का फोकस है कि आप अपने अखराजात को कम करें और अपने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको आप ब्रिज अप करें। इसलिए IMF हमेशा टैक्स की बात करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि बहुत सारे आपके नाज़रीन भी ये सोचते होंगे कि IMF तो $1 बिलियन की एक पहली ट्रांच मिलेगी, उसके बाद सबसिक्वेंटली बहुत ही मतलब $5-6 बिलियन हम उनसे ले रहे होंगे। सो व्हाट्स द रीजन कि IMF की तरफ गवर्नमेंट क्यों जा रही है और इतने टैक्सेस क्यों इम्पोज कर रही है? तो बुनियादी वजह IMF से पैसे लेना या डॉलर लेना नहीं है, बल्कि IMF से जब आपकी डील हो जाती है तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाती है। क्रेडिबिलिटी डेवलप होने से आपके जो मुल्क के रिस्क, ओवरऑल जो रिस्क रेटिंग्स हैं वो बेहतर हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट IMF की तरफ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF की डील करते हुए हम अपने आप को इस हद तक स्क्वीज कर लेते हैं कि वो सारे का सारा बर्डन
आम आवाम पे आ जाता है। आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात कभी भी IMF की डील में नहीं सुनेंगे। आप हमेशा बात सुनेंगे सेल्स टैक्स को कम कर दें, यूटिलिटी प्राइसेस को बढ़ा दें, एनर्जी प्राइसेस को बढ़ा दें, डॉक्टर साहब क्योंकि आपने अभी ये बात बड़ी आसानी से की जा डॉक्टर सकती है, साहब आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने अभी आम आवाम की बात की कि जब आप सबसे ज्यादा सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, ऑब्वियसली डिस्कशंस होती हैं, आम आवाम सुन रही होती है, देख रही होती है, भाई ये खबर आ गई, भाई ये अपडेट हो गई, लेकिन एक आम आवाम जो प्रेशर का शिकार होती है उसको अपनी ही जबान में किस तरीके से ये हम समझाएं या किस तरह हम समझें कि ये दरअसल हमारे ऊपर किस तरह दबाव आने वाला है, या हम किस तरह हैंडल करें, किस तरह फेस करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, आम आवाम को एक तो ये समझ लेना चाहिए हमेशा की तरह महंगाई बढ़ने वाली है, और ये मैं एक वो वैसे कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे रहा जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमको देखते हुए हमारी महंगाई की शरह इंक्रीज होने वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन मुल्कों में से जहां पे डिपेंडेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी कि एक शख्स कमाने वाला तो 5-6 खाने वाले हैं। देखिए, अभी हमें मूव करना होगा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की तरफ। आम आदमी को एक फैमिली में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपकी वाइफ भी काम करे, आपके जो दूसरे घर के लोग हैं वो भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करें, वो भी थोड़ा बहुत अर्न करें, वरना ऐसा जो एक शख्स जो कमाता रहेगा बाकी फैमिली खाएगी, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सबके लिए। जी, आई एग्री विद यू डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि एक आदमी की जो है वो आमदनी पर नहीं बैठना, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। सो गेट कि या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, वो भी मैं समझती हूँ, बट एवरी चैलेंज कम विद एन अपॉर्चुनिटी, मैं ये भी समझती हूँ, मगर मैं ये नहीं समझती कि सिर्फ चैलेंजेस आए जा रहे हैं, हमारी आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। ये इसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। तो वेयर टू गो, कहाँ है मौके, कहाँ है? देखिए मौके आप हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देखना है। आप हमारे इस वक्त पाकिस्तान को अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो आपको जो ई कॉमर्स का एक फॉर एग्जांपल एक बड़ा एक सैलाब आ गया। $4.3 ट्रिलियन की ई कॉमर्स की मार्केट है, जिसमें हमारे जो घर पे बैठ के खवातीन, जो बच्चे हैं, जो IT लिटरेट हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये तो वो लिटरेट लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो एग्रीकल्चर के साथ जो लोग एफिलिएटेड हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स अडॉप्ट करके अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को 2-3 टाइम बढ़ा सकते हैं। इंडिया में हमारे साथ इंडिया का बॉर्डर है, हमारी उनसे यील्ड तकरीबन 2-3 गुना ज्यादा है। रीजन क्या है कि वो थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बेहतर सीड यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा कि मुबारकबाद दी जा रही है FBR को, अवाम को मुबारकबाद कब दी जाएगी, रिलीफ कब दिया जाएगा? देखिए, FBR को ही मुबारकबाद मिलेगी, अवाम को शायद इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप अभी तो जो आइंदा जो टैक्स मेजर्स लिए गए इस पे तो अवाम को और डॉक्टर साहब बहुत हार्डकोर आ रहे हैं जवाबात को लेकर। जी, तो मेरा ख्याल है अवाम के लिए मुबारकबाद अभी दूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एक्चुअली रियलिस्टिक। ये सबसे अच्छी बात होती है कि अवाम को सच बताएं। भाई अवाम अब थक चुकी है, अवाम झूठों से, झूठे वादों से, झूठी उम्मीदों से थक चुकी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। आपने ई कॉमर्स के ऊपर जोर दिया। ई कॉमर्स राइट नाउ इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। मैं समझती हूँ ई कॉमर्स को लेके प्रोग्राम्स होने चाहिए, ई कॉमर्स को लेके ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। आपने कहा आम आदमी को सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें उनके लिए मौके भी बनाने की ज़रूरत है कि भाई ई कॉमर्स समझो है क्या और तुम अपने लिए इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हो। और अब आपको यहाँ से लेके चलेंगे डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आपके यहाँ से लेके चलेंगे कराची से लाहौर की तरफ, जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल डिसीजंस ने स्कूल के मालिकान और वालिदैन को कर दिया है परेशान। बिल्कुल, वो एक मुनफरिद फैसले के बाद परेशान किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाहौर में स्मॉग भी है, फॉग भी है, और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से ये फैसला किया गया है कि 27 नवंबर से 15 जनवरी तक के लिए स्कूल्स हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। इस पे भी मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। जो वालिदैन हैं वो कुछ कह रहे हैं, जो स्कूल एसोसिएशन है उसका कुछ और इसके ऊपर रद्दअमल आ रहा है। मुझे एक सवाल आ रहा है शाहजेब, और वो सवाल ये है कि भाई कल हमने परसों कवर किया कि हफ्ते में 3 दिन
स्कूल बंद होंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा गलत ही। तो नहीं बोल रही? नहीं, बिल्कुल सही ठीक कह रही है। हैं आप। हाँ बिल्कुल, 3 दिन बंद करेंगे, 4 दिन बच्चे स्कूल आएंगे। कल हमने ये बात की, खुदा खुदा करके बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए, नॉर्मल हालात शुरू हुए, हमें ओमिक्रॉन का भी हमें परेशानी है। मुझे एक सवाल का जवाब ये फैसला करने वाली बता दें कि जिस तीसरे दिन आपने छुट्टी करने का फैसला किया है, आपको पता है उस दिन फॉग होनी है? नहीं, और एक और जो सवाल उठाया जा रहा है ना, नहीं, वो ये सोचने है, की बात है, क्या उस दिन फॉग होनी है? आपको बिल्कुल। पता है, आपको मौसम का मालूम है कि उसी दिन फॉग होगी जिस दिन आप छुट्टी नहीं, करें? लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि 3 दिन स्कूल बंद रखे जाएंगे, क्यों? तो क्या 3 दिन बंद रखने से कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कुछ जो एसोसिएशन वाले हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या जो फजाई आलूदगी है, जो फॉग है, वो स्कूल खोलने की वजह से हो रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान प्राइवेट फेडरेशन के मरकजी सदर काशिफ जावदानी साहब ने। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। काशिफ साहब, आपका क्या ख्याल है, 3 दिन स्कूल बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा? और सिर्फ हम लोग परेशान हैं, मतलब जो स्कूल्स वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो वालिदैन हैं, वो परेशान हैं, या आप लोग भी परेशान हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू के लिए मदऊ किया है। सिलसिला ये है जी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो हमने पिछले 1 हफ्ते से जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं, उससे बिल्कुल रत्ती बराबर भी नहीं फ़र्क पड़ा। मैं सुबह ही 3-4 बजे सुबह के टाइम पे भी मैंने AQ लेवल चेक किया लाहौर का, और वो 350 प्लस चल रहा है। ये उस वक्त की बात है, फजर का टाइम है, उस वक्त ना तो बच्चे बाहर हैं, ना कोई वो स्कूलों के लिए जा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो फिर फ़र्क का पड़ कहाँ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दूसरी मैं आपको बात ये बताता चलूँ कि ये जो फैसला लिया गया है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये फैसला लिया है CM की एक मीटिंग में बैठे हुए, और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, और प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो अब आप ये इस तरह की जब डिसीजंस आप लेंगे और इसकी जल्दी से इस तरह के लेंगे, तो आप इसके रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कोई अच्छे निकलेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने 10 साल दी है, एक रिपोर्ट दी है, उसमें 45% ट्रांसपोर्टेशन की ये वजह बनती है, पोल्यूशन जो है, 25% जो है वो आपके इंडस्ट्री जो है, 20% क्रॉप्स बनती है, 12% जो है वो पावर सेक्टर बनता है। अब सिलसिला ये है कि सिर्फ अगर आप 45% ये लोग ये समझ रहे हैं मिनिस्ट्री वाले कि ये 45% ये बच्चे हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं और इसको कर रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चल रही है और सब कुछ चल रहा है, और ये कह देना कि सिर्फ बच्चों की वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रही है, स्कूलों में जाने वाले स्कूल गोइंग बच्चे हैं। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं तालिब इल्म है, वो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लाहौर की अगर मैं बात करूँ वो तो 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हज़ारों तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, रात 10 बजे तक वो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते रहते हैं। तो वहाँ भी ट्रैफिक का लोड मुसलसल पड़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, सिर्फ स्कूलों को बंद कर देना और कॉलेजेस को बंद कर देना, ये कोई दबर आना कोई फैसला नहीं है। अच्छा काशिफ साहब, आपकी अगला सवाल आपसे करूंगी। आपने ये बात बताई कि जी किसी से पूछा नहीं, किसी से मशवरा नहीं लिया, तो आप लोगों ने क्या ये किसी हुकूमती नुमाइंदे से आप लोगों की बात हुई है कि भाई या आप लोगों ने किससे मशवरा करके इतना बड़ा फैसला कर लिया? आया आपको कैसे पता चल गया कि जिस दिन आपने बच्चों की छुट्टी की है उस दिन स्मॉग नहीं होगी या फॉग नहीं होगी, या उस दिन बच्चों के लिए एयर जो है वो खराब होगी इसलिए हमने छुट्टी दे दी? इसका फैसला कैसे किया उन्होंने, कहाँ से उनको पता चली है, कौन से उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था? जी ये मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई कि इन्होंने ये फैसला क्यों किया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जो है इसके हवाले से केसेस भी चल रहे हैं स्मोक के हवाले से, और इनको महकमों को रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। लेकिन अलमिया ये है कि रिपोर्ट तो वो दे रहे हैं, लेकिन उसका जो सदेबाब करने के जो तरीके हैं उनके पास सिर्फ यही है कि स्कूल बंद कर दिया जाए। अब ये जो एक वाइज डिसीजन किसी भी हल्के से हमने पूछा है या पूछ रहे हैं, एजुकेशन के अलावा भी आप देखें तो ये कोई वाइड डिसीजन नहीं लग रहा। अब आपने कहा कि मुशावरत हुई है, आप यकीन करें कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी नहीं पता था कि फैसला ले लिया गया और छुट्टी का, और हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होगी। और आप ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर जो है कोरोना की वजह से, यानी कि आपके लिए भी उतनी ही न्यूज़ थी जितनी हम लोगों के लिए थी। एग्जैक्टली जी, हमें तो एक दिन पहले बताया गया कि आपने अगले दिन स्कूल बंद करने हैं, और हमें DC साहब ने बुला के लाहौर में मीटिंग की और उन्होंने कहा जी ये फैसला आ गया, बड़ा ऊपर से फैसला आया है, हमारी मजबूरी है, आप सबको ये करना पड़ेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है जिसका ये काम है, वो समरी या रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को क्यों नहीं देता, और हम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं। अगर मैं आपको लाहौर की बात करूं, साथ साथ एक सवाल करती चलूं, आपने कहा पता नहीं था, आप लोगों को शौक लगा। जी कर साहब सुनिएगा, आपने कहा हमें शौक लगा, एक दिन पहले बोला स्कूल बंद कर दो, हम लोगों को पता चला जी आज हमने इस हवाले से बात करनी है।
बात यह है कि जब हमेशा से ये बताया गया है, बड़े बुजुर्गों ने किताबों में, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब छोटा कच्चा जहन होता है उस वक्त उनकी पर्सनालिटी बन रही होती है, उस वक्त उनकी पर्सनालिटी एक शेप ले रही होती है। जिस जमाने में उन्होंने कोविड देखा, हमारी नस्लों ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। एक तो वैसे वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे, कभी स्कूल जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, आज जाना है नहीं जाना, 2 दिन जाना है फिर नहीं जाना, फिर जाना है फिर एकदम से बंद हो जाना है, फिर हमें 4 दिन जाना है फिर 3 दिन जाना है। उन नन्हे दिमागों पर, उनकी सोचों पर, उनकी प्लान्स पर और उनके फ्यूचर के ऊपर कितना असरअंदाज होगा ये अमल, जरा बताएं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो एकेडमिक ईयर है जो हमारा अभी चल रहा है कोरोना की वजह से, आम दिनों में जब कोरोना नहीं था तो 140 डेज होता था और इंटरनेशनली इसको 245 डेज कहा जाता है कि एकेडमिक ईयर आपको बच्चे को पढ़ना चाहिए। लेकिन कोरोना की वजह से अलमिया ये है कि 60 से 70 दिन की 2 सालों में पढ़ाई हो रही है। right. हर साल जो है 2020 और 2021 में 60 to 70 डेज सिर्फ पढ़ाई हुई है। और अभी जो दिसंबर अभी जो चल रहा है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक इसकी इस तरह की रिकमेंडेशन दी जा रही है कि इसको अर्ली विंटर वेकेशंस दे दी जाए और विंटर वेकेशंस को 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक किया जाए, क्योंकि ये पिछले साल भी 2-3 सालों से ये सिलसिला हो रहा है कि जनवरी तक एक्सटेंड किया जा रहा है इसको, इस मामले को, और 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलते हैं। अब जो इनका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, उन्होंने 27 नवंबर से लेकर जो है 15 जनवरी तक का ये कहा है कि आप छुट्टी में रहेंगे और ये तकरीबन 50 दिन बनते हैं। और इन 50 दिनों में जो है मुश्किल 15 दिन पढ़ाई होगी, जिसमें बच्चों का फिर वो एकेडमिकली जो है वो ईयर का वो भी हर्डल होगी, फिर उनके लर्निंग जो बहुत बड़ा फिगर दिया आपने, 50 दिन की बात कर दी आपने। बहुत शुक्रिया शेख जावेदानी साहब, आपने जो ये वाली बात है। शाजिब देखो, हम दोनों बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आप हमारे साथ आए। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत को ये देखना चाहिए कि पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, भट्टे बंद किए जाएं, पॉल्यूशन को रोककर और इसका हल निकाला जाए कि फॉग का क्या हल हो सकता है। लेकिन स्कूल बंद करना इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, यहाँ छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए।